हमारे प्रवक्ता श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय बटला जी, पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर श्रीमान डॉक्टर अशोक जी, हरपाल कलामपुरा जी, अमरनाथ सोदा जी, महामंत्री राजवीर शर्मा जी, सुनील गोयल जी और हमारे जितने भी उपस्थित हमारे मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से हमारी केंद्रीय सरकार का बजट पेश हुआ है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज इतना अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए मैं हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सबके सामने आज के बजट की बातें रखें। वीरेंद्र चौहान जी। आज केंद्रीय बजट आदरणीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि ये अमृत काल का पहला बजट है। तो अमृत काल का पहला बजट अगले 25 साल भारत के निर्माण की जो दिशा हो उसको तय करने वाला बजट हमने बनाया है। समाज के सभी वर्ग, समाज का हर कोना यूं कह लीजिए उसको छूता हुआ ये बजट है। अभी मैं पत्रकार मित्रों से पूछ रहा था कि कैसा लगा बजट, तो सभी साथियों ने बताया, और ये टॉक ऑफ द टाउन वाली बात तो अभी तक यही है कि सबसे ज़्यादा जिस बात की इंतज़ार लोग कर रहे थे और जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो तो जो टैक्स का नया रेजीम आया है, इनकम टैक्स में, आयकर में राहत और रियायत जो दी है, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से जो नौकरी पेशा लोग हैं, आयकर भरने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। इसके अलावा बजट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। पिछले वर्ष भी हमने ये देखा कि हमारा जो फोकस रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहा। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये बात उभर कर सामने आई कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा। इस कारण से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सारी दुनिया को प्रभावित कर रही है। जब कोविड का संकट आया, महामारी जिसको कहा, महामारी के दौरान दुनिया का कोई देश भारत समेत संकट से बचा नहीं था। हम सब प्रभावित हुए बुरी तरह से, लेकिन संकट आने के बाद रिकवरी किसने कैसी की, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज सारी दुनिया इस बात को मान रही है। इकोनॉमिक सर्वे केवल नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत बीते वर्ष के दौरान दुनिया की मेजर इकोनॉमीज, बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का स्टेटस मेंटेन कर पाया है। लगातार हमारी वृद्धि दर बढ़ रही है। और एक ऐलान ये बजट भी करता है और इससे पहले का इकोनॉमिक सर्वे भी, कि कोविड का जो संकट था इकोनॉमी पर, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्शंस पर, नाउ द इकोनॉमी हैज ओवरकम दैट कंप्लीटली। पूरी तरह से इकोनॉमी कोविड के संकट से बाहर आ चुकी है। जो बजट आज प्रस्तुत किया गया सदन में, उसमें भी यही कहा गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान फोकस करेंगे, हम यूथ पर ध्यान फोकस करेंगे, हम महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेंगे, हम खेत, किसान, मत्स्य पालन करने वाले जो देशवासी हैं उनके लिए काम करेंगे। उनके लिए जो बजट की एलोकेशन है उसको बढ़ाया गया है। और समाज का जो सबसे गरीब तबका है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमको हर एक गरीब को जल्द से जल्द छत उसके सिर पर हो, पक्का मकान उसके पास हो, इस पर भी इस बजट में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खास तौर पर 66% इजाफा एलोकेशन में किया गया है। इसी तरह कृषि में एक बड़ा परिवर्तन पिछले साल के दौरान आया कि एग्रीकल्चर केवल प्राइमरी सेक्टर के रूप में बड़े लंबे समय तक देखा जाता था। भाई एग्रीकल्चर तो केवल अनाज पैदा करता है,
प्राइमरी सेक्टर है, उससे आगे एग्रीकल्चर को कोई सोचता नहीं था। लेकिन अब एग्रीकल्चर की शक्लो सूरत, एग्रीकल्चर का अंदाज भारत में हम बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एग्रीकल्चर में बीते वर्ष में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी क्षेत्र का निवेश, वो भी बढ़ा है। और अब हम खेती को केवल भारत के लिए अन्न देने वाला अन्नदाता उसको नहीं देख रहे, हमने ये भी कहना शुरू किया है कि खेती में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल कब बनेगा? उसके लिए एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स खड़े हों, उसके लिए एक विशेष फंड वो भी सरकार ने घोषित किया है। उस विशेष फंड से एग्रीकल्चर सेक्टर में छोटे छोटे नए स्टार्टअप्स बनेंगे और आने वाले दिनों में खेती, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जान प्राण तो है ही, लेकिन अभी हाल तक उसको केवल प्राइमरी सेक्टर के रूप में हम देखते थे, वो एक्सपोर्ट आधारित, एक्सपोर्ट केंद्रित क्षेत्र इस नाते से भी बनेगा। हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया है। जब से हम सरकार में आए हैं, जब से जितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, 150 से ज़्यादा, शायद 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकार ने कहा कि हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज ये भी बनाएंगे। इसी तरह जो हमारा ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो आउटले है उसमें भारी वृद्धि की गई है। तो शिक्षा हो, रोजगार तो इन सब चीज़ों से जनरेट होने वाला है ही। समाज जीवन का, राष्ट्र जीवन का हर क्षेत्र, उसमें बजट एलोकेशन, उसमें वृद्धि यह बजट करता है। और ये एलोकेशन जो बढ़ी है, इसका जो सेंट्रल थीम है, फिर से दोहराऊंगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश है। क्योंकि जब ढांचागत सुविधाएं बढ़ती हैं, बुनियादी सुविधाएं बढ़ती हैं, तो वास्तव में बजट, अच्छा बजट, उसी को हम कह सकते हैं। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं इस बजट में जो आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भारत को, जो कि हमारे कार्यकाल में 5वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जब हम आए 14 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, वहाँ से छलांग लगाकर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में आज आ गए हैं। हम बढ़ करके हम टॉप इकोनॉमीज में शिखर पर पहुँचे। हम अंततोगत्वा उस दिशा में इस बजट को ले जाता हुआ देश को देखते हैं। सर, किसानों की और रोजगार की इतनी बात नहीं हुई जितना देखा गया, और कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है, किसान शब्द गायब था, रोजगार शब्द गायब था। देखिए, जहां तक किसान की बात है, अगर आप बजट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो खेत, किसान गायब है, ये कहने वाले वो लोग हो सकते हैं या तो जिन्होंने ध्यान से उसको पढ़ा ना हो। बजट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है हिमांशु भाई। उस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का आउटले, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप शुरू हों, एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्र है महत्वपूर्ण, जिस पर फोकस भी रहा है, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। मैं पूरा बजट डॉक्यूमेंट पढ़ने की तो स्थिति नहीं, वो तो काम वित्त मंत्री जी का था, परंतु एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है जिसका सीधा सीधा लाभ मुझे हमारे अपने हरियाणा के गांव को भी मिलेगा। वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर, जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, पैक्स जिनको कहते हैं, सहकारी समितियां, सहकारी ऋण देने वाली संस्थाएं, वो बहुत अभी तक पिछड़ी हुई थी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यू नहीं हुआ था, उनका कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था। वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। देश भर में पैक्स, वो उनका आधुनिकीकरण जब होगा तो लाभ किसको होगा? खेत को होगा। मत्स्य पालन के लिए जो पैसा बढ़ाया गया है उसका लाभ किसान को होगा। पशुपालन का जो आउटले बढ़ा है उसका लाभ सीधे तौर पर किसान को होगा। रूरल डेवलपमेंट को फोकस, जितनी चीजें हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो किसान के ही खाते में जाती हैं। देश तो किसान का है ना, अधिकांश लोग, हम आप गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं, तो किसान को सीधे तौर पर इन चीजों से फायदा होने वाला है। मैं तो देखिए, एग्रीकल्चर का बदलता हुआ स्वरूप, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एग्रीकल्चर केवल अगर खेत तक रह जाए, अनाज पैदा करा और मंडी तक चले गए, किसान को ज्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन हिमांशु भाई, भारत का किसान वो एक्सपोर्टर भी हो जाए, वो स्टार्टअप शुरू करके वो मिडिल ईस्ट को, दुनिया भर के लोगों को अपना फूड आइटम्स प्रोसेस करके भी बेचना शुरू करे, भेजना शुरू करे, तभी उसकी आमदनी का बढ़ने का सिलसिला वैसे वाला होगा जैसा अब तक नहीं हुआ, जिसकी हम कल्पना
और करते हैं और सपना देखते हैं। तो एग्रीकल्चर भी है ये जी। तो सारी पॉजिटिव बातें होगी, काफी सारी चीजों के रेट बढ़ने भी वाले हैं इस बजट के पास होने के बाद। देखिए, बहुत सारी चीजों के रेट घटेंगे, कुछ चीजों पर टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो हर बजट में कुछ चीजों के रेट वो घटते हैं, कुछ चीजों के बढ़ते हैं, लेकिन बजट का मूल काम होता है इकोनॉमी की ग्रोथ की डायरेक्शन को सेट करना, ग्रोथ के इंजन को फ्यूल देना, ग्रोथ के इंजन को फ्यूल, ग्रोथ के इंजन को ईंधन वो देने की पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। कुछ चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे, सिगरेट पर या कुछ ऐसी चीजों पर अगर कुछ कर नहीं बढ़ेगा तो खजाने में धन कैसे आएगा? प्लेटिनम सिल्वर सब पर बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें तो बढ़ेंगी ही, कुछ सस्ती भी होंगी। हमेशा किसी भी बजट में आज तक किसी ए ने, बी ने, सी ने, जिसने भी बजट प्रस्तुत किया होगा, सब कुछ कोई सस्ता कर पाए ऐसा संभव नहीं होता। ग्रोथ हो, इस पर फोकस है, ग्रोथ आधारित, ग्रोथ केंद्रित बजट है। हम अपने आने वाले वर्षों में लगातार हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती देखेंगे।